गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? स्टडी ठीक चल रही है? आज हम नया चैप्टर करेंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रोडक्शन की 3 धारणाएं हैं। उत्पादन की 3 धारणाएं हैं: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन, जैसे मान लो 5 श्रमिक मिलकर 10 कुर्सियां बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? कुल उत्पादन। और सीमांत उत्पादन क्या है कि एक श्रमिक ने 2 कुर्सियां बनाई, 2 श्रमिकों ने 8 कुर्सियां बनाई, तो दूसरे श्रमिक ने कितनी कुर्सियां बनाई? 8 में से 3 गए 5, तो ये क्या है? सीमांत। यानी कि एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। फिर है औसत उत्पादन। मैंने बताया था जैसे 5 श्रमिकों ने मान लो 10 कुर्सियां बनाई, तो एक श्रमिक ने कितनी बनाई? 10 को 5 से डिवाइड कर दिया 2, तो ये हो गया औसत उत्पादन। यानी कि कुल उत्पादन को जब श्रमिकों की संख्या से भाग कर दिया जाता है तो औसत उत्पादन निकलता है। तो अब हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के नियम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। उत्पादन के नियम की डेफिनेशन क्या है कि जैसे जैसे साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, कुल उत्पादन में परिवर्तन एक नियम के अनुसार होता है, उसे कहते हैं उत्पादन के नियम। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है साधन के प्रतिफल के नियम और दूसरा है पैमाने के प्रतिफल के नियम। इन दोनों को मैं एक बार आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ कि मान लो आपके घर में पापड़ बनाने का काम है और जितना मटेरियल है उसी से आपने पापड़ बनाने हैं। तो मान लो एक बंदा पापड़ बनाता है तो कम संख्या में बनेंगे, 2 बनाएंगे तो और ज़्यादा बनेंगे, 3 बनाएंगे और ज़्यादा बनेंगे। लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे बंदे तो वो पापड़ बनने की बजाय काम बिगड़ने लगेगा। तो जब एक ही चीज़ को बढ़ा सकते हैं, मटेरियल आपके पास उतना ही है, केवल आप श्रमिक बढ़ा रहे हैं, यानी कि काम करने वाले बंदे बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है? साधन के प्रतिफल के नियम। और पैमाने के प्रतिफल के नियम में जब आप मटेरियल भी बढ़ा सकते हैं और बंदे भी बढ़ा सकते हैं, तो वो हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल के नियम। यानी कि साधन के प्रतिफल के नियम में एक चीज स्थिर रहती है। मान लो 2 चीज है, एक भूमि ली है हमने, एक श्रमिक ली है। 1 हेक्टेयर जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, तो जमीन उतनी ही है, केवल श्रमिकों को बढ़ा सकते हैं, तो वो हो जाएगा साधन के प्रतिफल के नियम। ये अल्पकाल में लागू होते हैं क्योंकि अल्पकाल में केवल एक ही चीज स्थिर है। तो अब जैसे ये 3 प्रकार के हैं कारक के प्रतिफल के नियम। पहला है बढ़ते प्रतिफल का नियम। बढ़ते प्रतिफल के नियम की आप यहाँ देखो, ये भूमि है, ये श्रम, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन। भूमि स्थिर है, यानी कि 1 हेक्टेयर जमीन है तो जमीन 1 हेक्टेयर ही रहेगी, हम केवल श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। यानी कि जब हम पहला श्रमिक लगाते हैं तो कुल उत्पादन होता है 4, 2 लगाते हैं तो 10, 3 लगाते हैं तो 18 और 4 लगाते हैं तो 28। यानी कि सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। तो जिसमें सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ मिलेगा वो कहलाएगा बढ़ते प्रतिफल का नियम। अब इसमें आप डायग्राम देखो, डायग्राम में हमने OX, OY, OX पर हमने साधन लिए हैं, OY पर हमने आउटपुट लिया है। तो इसके टेबल के हिसाब से बनाना है। जब श्रमिक 1 है तो कुल उत्पादन है 4, जब श्रमिक 2 है तो कुल उत्पादन है 10, 3 है तो 18। तो इस तरह से ये TP हमारा जो है कुल उत्पादन वक्र हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे ही सीमांत उत्पादन वक्र हम किसके हिसाब से बनाएंगे? 1, 2, 3, 4 श्रमिकों की संख्या है, सीमांत उत्पादन है 4, 6, 8, 10, तो ये सीमांत उत्पादन भी हमारा ऊपर जा रहा है। यानी कि बढ़ते प्रतिफल के नियम में सीमांत
उत्पादन वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता है। दूसरा है समान प्रतिफल का नियम। समान प्रतिफल का नियम क्या है कि जब जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हैं, कुल उत्पादन में सेम दर से वृद्धि होती है। यानी कि सीमांत उत्पादन क्या रहता है? स्थिर। पहला श्रमिक लगाया तो भी 5, दूसरा श्रमिक लगाया तो 10, यानी कि सीमांत उत्पादन कितना आ गया? 5। तीसरा श्रमिक लगाया तो कुल उत्पादन 15, तब भी सीमांत उत्पादन 5, और चौथा श्रमिक लगाया तो कुल उत्पादन 20, यानी कि सीमांत उत्पादन भी 5। तो इस तरह से सीमांत उत्पादन वक्र जो है वो OX के क्या आ जाएगा? समानांतर। यानी कि 1 श्रमिक, 2 श्रमिक, 3 श्रमिक, 4 श्रमिक, कितने ही श्रमिक लगाए, सीमांत उत्पादन हमारा 5 ही रहता है। तो ये कहलाएगा समान प्रतिफल का नियम। तीसरा है घटते प्रतिफल का नियम। घटते प्रतिफल के नियम में जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे, कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होगी। कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि का मतलब है सीमांत उत्पादन घटता चला जाएगा। अब जैसे पहला श्रमिक लगाया तो सीमांत उत्पादन है 5, दूसरा श्रमिक लगाया तो सीमांत उत्पादन 3, क्योंकि कुल उत्पादन कितना बढ़ा? 8, 8 में से 5 गए 3। तीसरा श्रमिक लगाया तो कुल उत्पादन केवल 2 बढ़ा, यानी कि 10 हो गया, और सीमांत उत्पादन हो गया 2। तो इसमें आप अगर चित्र बनाओगे OX OY पे इसी तरह से, तो TP वक्र देखो नीचे धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि घटती दर से बढ़ रहा है, और सीमांत उत्पादन वक्र ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि घट रहा है। तो ये कहलाएगा घटते प्रतिफल का नियम। अब आप ये देखो कि ये कैसे, क्यों लागू हो रहा है ये। आप पहला जो बढ़ते प्रतिफल का नियम है उसका कारण ये है कि शुरू में जैसे आरंभ में जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाती है, जो स्थिर साधन है, स्थिर साधन क्या है? भूमि, इसका सही उपयोग होने लग जाता है। यानी कि सही मात्रा में जितने हमें श्रमिक चाहिए उस हिसाब से बढ़ाएंगे तो इसका उपयोग सही मात्रा में होने लग जाता है। स्थिर साधनों का उचित उपयोग। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा क्या है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन में मात्रा की जाती है, यानी कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो श्रम विभाजन संभव हो जाता है, जिससे उनकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। और तीसरा कारण है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो उचित समन्वय हो जाता है, यानी कि अनुपात में उचित अनुपात इनका हो जाता है। तब तक जब तक इनका उचित अनुपात नहीं होता तब तक सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, और जब ये एक आदर्श अनुपात में आ जाएंगे, यानी कि जिसके बाद और गुंजाइश नहीं होगी, तो सीमांत उत्पादन स्थिर हो जाएगा। और उसके बाद भी यदि हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ेगा, यानी कि सीमांत उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात का समन्वय है वो क्या हो गया? बिगड़ गया, और स्थिर साधनों का उचित की बजाय क्या उपयोग? अनुचित उपयोग होने लगा, और जो परिवर्तनशील साधन है उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होने की बजाय काम बिगड़ने लगे। तो ये थे बढ़ते प्रतिफल के नियम, समान प्रतिफल के नियम और घटते प्रतिफल के नियम और उनके लागू होने के कारण। अब आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने 3 अलग अलग नियमों का अध्ययन करने की अपेक्षा एक नियम बना दिया, परिवर्ती अनुपात का नियम। इसमें भी है वही चीजें, बढ़ता हुआ, घटता और ऋणात्मक। जैसे इसमें आपने भूमि स्थिर ही लेनी है, श्रमिक बढ़ा रहे हैं, कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ेगा, फिर समान दर से, और फिर ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें सीमांत उत्पादन पहले देखो 2, 3, 4, फिर घटती दर से बढ़ रहा है 2, 1, फिर 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे कुल उत्पादन क्या हो गया? मैक्सिमम, और ये ऋणात्मक यानी कि माइनस में चला गया, क्योंकि एक सीमा से ज्यादा जब श्रमिक लगाते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ने की बजाय घट जाता है। तो यहाँ पे आरंभ में ये क्या कहलाएगा? बढ़ते प्रतिफल का नियम, फिर हो जाएगा घटते प्रतिफल का नियम, और तीसरा है ऋणात्मक प्रतिफल का नियम। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। इस नियम की सहायता से ही हम कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखो इसी तालिका में देखो, एमपी जैसे जैसे बढ़ रहा है,
औसत उत्पादन, एमपी क्या हो गया, सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है, सीमांत औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन इसकी अपेक्षा धीमे गति से बढ़ रहा है। देखो ये 2 से सीधा क्या हो गया, 3, 3 से सीधा क्या हो गया, 4, और ये 2 से कितना हुआ, 2.5, 2.5 से कितना हुआ, 3, यानी कि धीमी गति से बढ़ रहा है। और जब ये घटता है तो ये भी घटता है, लेकिन ये इसकी अपेक्षा धीमी गति से घटता है। ये 2 से सीधा कितना हो गया, 1, ये 2.7 से कितना हुआ, 2.4, यानी कि ये इससे धीमी गति से बढ़ता है। अब जब ये कुल उत्पादन मैक्सिमम हो जाता है और सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है, तब जो एपी है वो क्या हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के बराबर हो जाता है। और जब ये माइनस में चला जाता है तो औसत उत्पादन कम होता है। एक चीज ये इनमें अंतर स्पष्ट है कि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने OX OY लिया, ये कुल उत्पादन है, और नीचे हमने सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन लिए। ये देखो तीसरे श्रमिक तक कुल सीमांत उत्पादन बढ़ रहा था, तो ये बढ़ रहा है, यहाँ तक देखो ये बढ़ रहा है, फिर ये धीमी गति से बढ़ रहा है, यानी कि सीमांत उत्पादन हमारा कम हो रहा है, तो ये घटते प्रतिफल का नियम हो गया। और यहाँ पे ये मैक्सिमम है, 6 श्रमिक पे ये क्या हो गया, मैक्सिमम, तो सीमांत उत्पादन हमारा कितना हो गया, 0, और 7वें श्रमिक के बाद एमपी जो है OX से नीचे चला गया, लेकिन एपी हमारा ऊपर ही रहता है। यानी कि एमपी जब तक बढ़ता है एपी भी बढ़ता है, लेकिन ये इसकी अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। एमपी घटता है, एपी भी घटता है, लेकिन एमपी एपी की अपेक्षा तेजी से घटता है। तो ये थे हमारे कारक के प्रतिफल के नियम। दूसरा है हमारा पैमाने के प्रतिफल के नियम। पैमाने के प्रतिफल के नियम में मैंने आपको बताया था ये दीर्घकाल में लागू होता है। इसमें हम दोनों प्रकार के साधन, स्थिर साधन भी और परिवर्तनशील साधन भी, दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें हम ये लगाएंगे कि जिस अनुपात में साधनों में परिवर्तन किया जाता है, उस अनुपात से अधिक अनुपात में, कम अनुपात में या बराबर अनुपात में यदि उत्पादन में परिवर्तन होता है, तो वो पैमाने के प्रतिफल के नियम कहलाते हैं। अब ये भी 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। इसमें आप डायग्राम में देखो, OX OY, OX पर हमने साधन लिए हैं और OY पे हमने आउटपुट लिया है। जब ये साधन 5% है तो उत्पादन भी 5% है, लेकिन जब हम साधनों में 5% का परिवर्तन कर रहे हैं तो उत्पादन में 5 से ज्यादा 10% का परिवर्तन हो रहा है। यानी कि साधनों में परिवर्तन कम है और उत्पादन में परिवर्तन ज्यादा है, तो ये कहलाएगा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। अब है पैमाने के समान प्रतिफल का नियम। इसमें जैसे जितना साधनों में परिवर्तन किया जाता है उतना ही उत्पादन में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो आपने श्रमिक 2 से 4 करे, यानी कि दुगने किए, तो उत्पादन भी दुगना ही बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले उत्पादन 5% है, साधन भी 5% है। जब साधनों में 5% की वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में भी 5% की वृद्धि होती है। देखो इसका झुकाव, बढ़ते प्रतिफल का झुकाव OY की तरफ है और समान प्रतिफल बिल्कुल बीचों बीच चलता है। तो इससे डायग्राम से भी आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते प्रतिफल का वक्र जो है वो OY की तरफ बनेगा और समान प्रतिफल का नियम बीचों बीच बनेगा। और घटते प्रतिफल का नियम, इसमें साधनों में जितनी मात्रा में वृद्धि की जाती है उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे साधनों में हमने 5 से 15 कर दिया, 10% की वृद्धि की, लेकिन उत्पादन में केवल 5%, 5 से 10% बढ़ा, 5% की वृद्धि हुई। तो ये क्या कहलाएगा, घटते प्रतिफल का नियम। इस वक्र का झुकाव जो है वो OX की तरफ होता है। ये देखिए OX की तरफ झुका हुआ है, तो इसका झुकाव OX की तरफ होता है।
तो ये थे हमारे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम। तो अब अगर आपसे कारक के प्रतिफल के नियम या बढ़ते प्रतिफल के पैमाने के प्रतिफल के नियम में अंतर पूछा जाता है तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि कारक के प्रतिफल के नियम अल्पकाल में लागू होते हैं, पैमाने के प्रतिफल के नियम दीर्घकाल में लागू होते हैं। कारक के प्रतिफल के नियम में एक साधन स्थिर होता है और एक परिवर्तनशील होता है, और पैमाने के प्रतिफल के नियम में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। कारक के प्रतिफल के नियम में साधनों का अनुपात बदलता रहता है, लेकिन इसमें साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। कारक के प्रतिफल के नियम में इसका दूसरा नियम है परिवर्ती अनुपात का नियम, इसका कोई दूसरा नियम नहीं है। तो ये इनमें अंतर है। और अभी इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन अंतर का, संबंध का या आपसे किसी भी नियम के बारे में पूछ सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके लगा के चलिए कि इस चैप्टर में से जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो टीपी, एपी, एमपी, इनमें संबंध भी मैंने आपको बताया, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के नियम में अंतर भी बता दिया, इन नियमों के लागू होने के कारण भी बता दिए। अब पैमाने के प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण क्या है? पैमाने के प्रतिफल के नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम क्यों लागू होता है कि क्योंकि हमें आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें मिलती हैं, तो ये बढ़ते प्रतिफल का नियम। अब आंतरिक बचतें क्या होती हैं? एक फर्म का अपना विस्तार करने के कारण जो बचतें प्राप्त होती हैं उसे कहते हैं आंतरिक बचतें। जैसे मान लो मैंने पहले 1 हेक्टेयर में अपनी फैक्ट्री लगा रखी थी, अब मैंने जो है 2 हेक्टेयर में फैक्ट्री लगा ली, या मैं ये कहूँ कि मैंने श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी, या मैं ये कहूँ कि मैंने कच्चा माल ज्यादा लेके मशीनों की संख्या बढ़ा दी। तो इस तरह से जब मैंने अपनी फैक्ट्री का विस्तार किया, उसके कारण जो मुझे लाभ प्राप्त हुए वो क्या कहलाएंगी? आंतरिक बचतें। और बाहरी बचतें क्या होती हैं कि जैसे मेरी फैक्ट्री थी, आसपास 5-10 फैक्ट्रियां और खुल गई, उसके कारण जो मुझे बचतें प्राप्त होंगी वो कहलाएंगी बाहरी बचतें। यानी कि और उद्योग के विस्तार के कारण जो हमें बचतें प्राप्त होती हैं वो बाहरी बचतें, और खुद की इंडस्ट्री के कारण जो बचतें प्राप्त होती हैं वो आंतरिक बचतें। तो आरंभ में हमें बचतें प्राप्त होने लग जाती हैं आंतरिक और बाहरी, इसलिए बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। लेकिन एक सीमा के बाद बचतें और हानियां दोनों बराबर हो जाती हैं तो समान प्रतिफल का नियम लागू होता है, और जब बचतें हानियों में बदल जाती हैं तो वो घटते प्रतिफल का नियम प्राप्त होता है। अब बचतें कैसे? आरंभ में मैंने जैसे अपना उत्पादन बढ़ाया या अपनी इंडस्ट्री बढ़ाई तो मुझे कुछ बचतें प्राप्त हुई, जैसे मैंने ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल लिया तो वो भी सस्ता मिल गया, श्रमिक मुझे ठीक मिल गए। लेकिन एक सीमा के बाद जब मैंने ज़्यादा बढ़ा लिया तो मुझे वो बचतें हानियों में बदल गई, देख रेख करने में उनकी दिक्कत आने लगी, मुझे श्रमिकों के साथ मेरा सीधा संबंध नहीं रहा, या मुझे कच्चा माल जो है वो मिलना बंद हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया। तो इस तरह की जो बचतें थी वो हानियों में बदल गई। और जब हमें बाहरी बचतें हानियों में कैसे बदलेगी? एक साथ मान लो कई उद्योग स्थापित हो गए तो वहां श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी और श्रमिक महंगे मिलने लग जाएंगे, मकान वगैरह है उधर के वो महंगे हो जाएंगे, या फिर मुझे अपना माल बेचने में कठिनाई आने लगेगी। इस तरह से जो बचतें थी वो हानियों में बदल जाएगी। तो पैमाने के प्रतिफल के नियम लागू होने के कारण हो गए, बढ़ते प्रतिफल के नियम के कारण है आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें प्राप्त होना, और घटते प्रतिफल का नियम लागू होने का कारण है आंतरिक हानियां और बाहरी हानियों का प्राप्त होना। तो इनमें से एक अंतर भी आपका जरूर आता है और एक नियम आपका जरूर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप ध्यान से करें, कोई मुश्किल नहीं है। उत्पादन की धारणाएं अगर हमें पता है तो एक सवाल भी इसके बेस पे आ जाता है, कुल उत्पादन दिया हुआ है, सीमांत उत्पादन निकालो और औसत उत्पादन निकालो। सीमांत उत्पादन मैंने आपको बताया कुल उत्पादन में से घटा के निकालना है, और औसत उत्पादन जैसे इसमें निकाला हुआ है कुल उत्पादन को श्रमिकों की संख्या से भाग करके निकालना है। तो ये हो जाएगा, एक सवाल अगर आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही ढंग से मैंने आपको सारा चीजें बता दी हैं। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट रहता है
तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मेरे इससे अर्थशास्त्र के अन्य अध्यायों की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो देख सकते हैं। थैंक यू।